हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th का पहला यूनिट, जिसका नाम ही है रिवीजन ऑफ क्लास 9th सिलेबस। तो क्लास 9th का जो सिलेबस है वो एक तरीके से बेस तैयार करता है 10th के कंप्यूटर के लिए। तो 9th का कंप्यूटर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट के पहले चैप्टर से या पहले पार्ट से, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऊप्स। तो अगर थोड़ा हिस्ट्री की बात करी जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब नई नई आई थी, मतलब जब कंप्यूटर्स नए नए बने थे उस टाइम पे, मतलब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। जैसे लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमंस भी बात करते हैं किसी ना किसी लैंग्वेज में, हम ह्यूमंस भी बात करते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को एक लैंग्वेज चाहिए कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। वी नीड अ लैंग्वेज, वी नीड अ मोड सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। जैसे ये कोई बंदा है ए, इसको हिंदी आती है, और ये कोई बंदा है बी, इसको इंग्लिश आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है, और इसको सिर्फ हिंदी आती है। तो क्या ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ हिंदी आती है, इसको हिंदी नहीं समझ में आएगी, इसको सिर्फ इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि इनमें से किसी एक को दोनों लैंग्वेजेस आती हों। तो यही काम हमारा आज से कुछ साल पहले होता था कि जब कंप्यूटर को तो भैया सिर्फ बाइनरी आती थी, इसको सिर्फ बाइनरी आती है, तो ह्यूमन को क्या करना पड़ता था? ह्यूमन को इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज आती हैं वो तो आती ही होंगी, उसको बाइनरी अलग से पढ़नी पड़ती थी। और बाइनरी वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कोई आसान लैंग्वेज नहीं थी बाइनरी। उसमें हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1, 0 1 0 1 यही चला करता था। तो एक 0 1 इधर उधर मिसमैच हुआ, पूरा प्रोग्राम, पूरा जो भी आप उसको कहो, पूरा गलत हो जाए। मान लो ये कोड है, ये कोड है रीड के लिए, और ये कोड है रन के लिए, ये कोड है रन के लिए। अब एक ज़ीरो का बस मैंने 1 कर दिया, रीड का रन हो गया। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो रीड करने के लिए, वो रन करा रहा है। ठीक है, तो बाइनरी वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। या दूसरा तरीका जो है वो क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया इसको हिंदी आती है, इसको इंग्लिश आती है, बीच में एक कोई ऐसा ट्रांसलेटर बंदा हो जिसको इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो। तो क्या होगा इस केस में? ये इससे इंग्लिश में बोलेगा, ये इसको हिंदी में सुनाएगा, फिर ये इससे हिंदी में बोलेगा, ये इसको इंग्लिश में सुनाएगा। तो लेटर ऑन क्या हुआ, ऐसा ही हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए था जो कि हमारी जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी हो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो इंग्लिश हो, हमें ऐसा कुछ ट्रांसलेटर चाहिए जो इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, बाइनरी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। बस यहीं से आता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला कॉन्सेप्ट। तो लैंग्वेज एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे ह्यूमन बीइंग किसी कंप्यूटर से या किसी भी मशीन से इंटरैक्ट करता है। दैट मशीन कुड बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एनी अदर सच थिंग। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो होता है वो किसी ट्रांसलेटर की हेल्प से होता है, और ये जो ट्रांसलेटर है, इसी ट्रांसलेटर का काम करती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये इसी ट्रांसलेटर का नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक तरीके की लैंग्वेज है। चलो अच्छा, इसको अलग अलग समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक तरीके की लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स जो हैं दे कैन कम्युनिकेट विद मशीन्स। अच्छा, तो हम लोग अगर मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं इनको यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में कैसी लैंग्वेज आती हैं? जैसे कि बाइनरी हो गई, बाइनरी या एक असेंबली लैंग्वेज होती है। इस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल में आती हैं। लो लेवल क्या होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये थोड़ा मुश्किल होती हैं समझने में। दीज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि ये जो है इनका जो भी कोड रहता है, दैट कोड या दैट दीज लैंग्वेजेस आर वेरी मच सिमिलर टू बाइनरी 0 1 0 1। ये इस टाइप के कोड से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब इतना ये सिंपल से कह लो कि ये वाली लैंग्वेजेस जो है दीज आर नॉट यूज़र फ्रेंडली एंड वेरी मच डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। वहीं पर अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे पास होती हैं ये कुछ हद तक आप कह लो कि इंग्लिश वर्ड्स में होती है। इसमें इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के कमांड्स यूज़ होते हैं। जैसे हमारी जावा हो गई, सी हो गई, C++ हो गई, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनमें आप कोडिंग करोगे इंग्लिश में,
बाद में ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये इस इंग्लिश कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज इस इंग्लिश कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0 1 में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर या कोई मशीन एक्सेप्ट करती है। तो लो लेवल लैंग्वेज वो भी एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि उतना अच्छा ट्रांसलेटर काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जो लैंग्वेज थी बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इतना इफिशियंट ट्रांसलेटर का काम करती है कि वो इंग्लिश को ही बाइनरी में सीधा, मतलब वो इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करती है, और इंग्लिश हम ह्यूमन बींग्स के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये हो गई कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आज हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी प्लैंकालकुल। ये वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब हमें पढ़ना ही नहीं है। जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाँ, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये आज हमारे पास मेनली दो टाइप की हैं, एक पॉप और एक ऊप। पॉप स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, whereas OOP stands for object oriented programming, object oriented programming। तो इन दोनों में होता क्या है, इन दोनों के खुद के कुछ कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। सैलिएंट फीचर्स मतलब इनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको एक दूसरे से डिस्टिंक्ट बनाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग बनाती हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ज़रा उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो हमें जो जावा पढ़नी है ना, वो जावा एक तरीके की ऊप्स लैंग्वेज है, या कह लो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हैं, वैसे हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसीजरल या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। ये बीच का इधर थोड़ा कट रहा है, आई कांट शो दैट, कैमरा हिलेगा नहीं, ठीक है। इसको प्रोसीजरल या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। तो ये होती क्या है, ये मतलब ऐसी एक तरीके की लैंग्वेज होती है, या इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, या इसमें जो एम्फेसिस होता है वो किस चीज़ पे होता है। इसमें जो एम्फेसिस होता है वो कोई टास्क परफॉर्म करने पे होता है। यानी कि हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ह्यूमन जो है किसी कंप्यूटर या किसी मशीन को कमांड्स दे सके, ठीक है। तो इस कमांड को हम लोग अगर देंगे तो उसको हम लोग ऐसा समझ लो कि कुछ डेटा के फॉर्म में देंगे। वी विल प्रोवाइडेड सम डेटा एंड इन दिस फॉर्म ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू कमांड द मशीन। हम इस मशीन को डेटा के फॉर्म में कमांड देंगे। अच्छा, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसमें जो मेन फोकस होता है ना, वो कमांड देने पे होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा। मतलब कि इसमें हम लोगों का मेन फोकस कमांड देने पे होता है, ना कि डेटा को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसमें। मतलब ऐसे समझ लो कि मैं एक ही चीज़ को थोड़ा आराम से इफ़िशियंट वे में बोल सकता हूँ, मतलब कम डेटा यूज़ करके किसी चीज़ को मैं कम डेटा यूज़ करके इफ़िशियंट वे में बोल सकता हूँ, वही कमांड, सेम कमांड। और उसी सेम कमांड को मैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर भारी भरकम करके भी बोल सकता हूँ, मतलब उसमें ज़्यादा डेटा लगेगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो है, डेटा मैं दोनों में अलग अलग दे रहा हूँ, भले कमांड मैं उसको सेम प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि उसमें ये नहीं, उस पर एम्फेसिस हमारा ये इस पर नहीं होता कि कितना डेटा हम लोग दे रहे हैं, या डेटा कैसे दे रहे हैं, या डेटा कितना सिक्योर है। उसमें यानी कि पॉप में हमारा जो मेन फोकस होता है वो डेटा पे नहीं होता कि डेटा हैंडलिंग कैसे हो रही है, डेटा मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, डेटा सिक्योर है कि नहीं है, उस पर हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा जो मेन फोकस होता है वो इसको कमांड देने में होता है, दैट्स इट। ये होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें। तो इसके अगर प्रिंसिपल्स की बात करिए, जैसा बुक में दिया है, सो इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये है कि मान लो अगर मुझे कोई बड़ा कमांड देना है, तो इसको छोटे छोटे कमांड्स में ब्रेक कर देगा और तब कमांड देगा। उसमें डेटा सिक्योरिटी वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इसमें डेटा मतलब ये जो मैंने ये मेरे पास एक बड़ा सा कमांड देना था, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये अलग अलग पार्ट्स हो गए। सपोज कर लो ये इसके अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि मिल के इस कमांड को बनाएंगे। मैंने कोई कमांड दिया, उसको अलग अलग फंक्शंस में तोड़ दिया, 4 अलग अलग फंक्शंस में उस कमांड को तोड़ दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई डेटा
सिर्फ इस कमांड में जाए, सिर्फ इस वाले फंक्शन में जाए, वो डेटा इनको ना मिले, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें डेटा सिक्योर नहीं रहता। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डेटा मैं सिर्फ इसको देना चाहता हूँ और कोई डेटा मैं सिर्फ इसको देना चाहता हूँ और कोई डेटा मैं इन दोनों को देना चाहता हूँ, इस टाइप की अगर कोई चीज़ है, तो वो चीज़ इस पॉप कॉन्सेप्ट में नहीं हो पाएगी। अगर मैं इसको कोई डेटा देता हूँ तो वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, जो मैं इसको देता हूँ इसके पास सबके पास जाएगा, मतलब डेटा। तो इंटर्न हम लोग ये कह सकते हैं कि डेटा की जो सिक्योरिटी है, या सिंपल सा डेटा उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें मतलब डेटा सिक्योर उतना नहीं रहता, या सिक्योर क्या, इसमें सिंपल सा ऐसा कह सकते हैं कि जो डेटा वैल्यूज़ उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि कोई भी फंक्शन, कोई भी मतलब कोई भी फंक्शन स्पेसिफिकली उन्हें एक्सेस कर सकता है। अब अगर मैं इसको किसी फ्लो चार्ट या किसी डायग्राम की मदद समझाना चाहूँ, तो सपोज कर लो कोई डेटा वैल्यू दी मैंने, तो ये जो डेटा वैल्यू है, दिस डेटा वैल्यू, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये डेटा वैल्यू इस फंक्शन 1 को दूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये डेटा वैल्यू जो है इसके पास भी जाएगी एंड इसके पास भी जाएगी। सपोज कर लो ये फंक्शन 2 है एंड ये फंक्शन 3 है, तो मैं इसको सिर्फ फंक्शन 1 में नहीं भेज सकता, ये फंक्शन 2 फंक्शन 3 के पास भी जाएगी। यानी कि एक तरीके से डेटा का फ्री फ्लो है, डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता। अगर कोई चौथा फंक्शन होगा तो ये चौथे फंक्शन के पास भी जाएगी। ठीक है, दैट वाज अबाउट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या POP, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ लैंग्वेजेस जो कि POP पे आज भी रन करती हैं वो है बेसिक, जो हम लोगों ने बचपन में, मतलब मैंने तो की थी यार, CBSE बोर्ड के सिलेबस में तो थी। बेसिक हो गया, कोबॉल हो गया, सी हो गई, इस टाइप कुछ लैंग्वेजेस हैं। और भी एग्जांपल थी तो फोर्ट्रैन हो गया, ऐसी मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आज भी POP को फॉलो करती हैं, जिनमें से ये सी जो है आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। आज मतलब फ्यूचर में भी सी का बहुत स्कोप है, भले ये एक POP लैंग्वेज है। और जो विंडोज़ बनी है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, इसके जो पुराने वर्जन्स थे उनका जो कर्नल था, या कह लो वो बेसिकली सी पे ही बने हुए थे। सी इतनी ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, इसका आगे भी खूब स्कोप है। सो बेसिक, ये कोबॉल, सी और फोर्ट्रैन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं POP के। इसका फुल फॉर्म आई थिंक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, और इसका कुछ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ऐसे कुछ होता है। कोबॉल का छोड़ दो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, सो आई वॉन्ट बी एबल टू टेल दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए POP के। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है OOP, दैट इज ऊप्स लैंग्वेज, या ऊप्स वाला कॉन्सेप्ट, कि ऊप्स किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो ऊप्स पे जो है, ऊप्स जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये मतलब एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं कि जो भी हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं, सपोज कर लो F1 है, F2 है, F3 है, F4 है एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ऊप्स में क्या होता है, इसमें वर्क जो है, जो भी टास्क परफॉर्म करना, जो भी कमांड हमें देना है, उस कमांड पे तो इम्फेसिस रहता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्फेसिस रहता है यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट में, कि भैया अगर मैं कोई डेटा इसको देना चाहता हूँ तो मैं वो सिर्फ इसको दे सकता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि ये कोई डेटा है D1, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा F1 एक्सेस कर ले, F2 एक्सेस कर ले, F3 और F4 के पास ना जाए, तो मैं ऑब्वियसली ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो D1 डेटा है, मैं ये F1 को दे सकता हूँ, F2 को दे सकता हूँ, F3 F4 को नहीं दे सकता। तो सिंपली ऊप्स क्या है, ऊप्स एक ज़्यादा सिक्योर तरीका है मतलब डेटा को मैनेज करने का। इसको अगर हम लोग उसी तरीके के फ्लो चार्ट समझे तो ऐसा समझ लो कि इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे ऊप्स है, ऊप्स का नाम ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें इस पूरी लैंग्वेज का ही बेस है आपका ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इज, ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज द प्राइमरी और यू कैन से द बेस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें सपोज कर लो कोई मेरे पास, इसमें ऑब्जेक्ट का ही सारा खेल होता है। सपोज कर लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट 1 में कुछ डेटा है, इस ऑब्जेक्ट 2 में कुछ डेटा है, और इस ऑब्जेक्ट 1 का कुछ फंक्शन है और इस ऑब्जेक्ट 2 का भी कुछ फंक्शन है और इसका भी कुछ डेटा है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट 1 का कुछ डेटा है और उसका कुछ फंक्शन है, और ऑब्जेक्ट 2 का कुछ डेटा है, इसका भी कुछ फंक्शन है। इन दिस केस इसमें क्या होगा कि ये जो डेटा है ऑब्जेक्ट 1 का, इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 का फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट 2 का फंक्शन ऑब्जेक्ट 1 के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा कि ऑब्जेक्ट 2 का डेटा सिर्फ फंक्शन 2 ही एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट 2 का डेटा ऑब्जेक्ट 1 का फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। गॉट इट? सो दिस वाज अ बिट अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें से मतलब फ़ायदे तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बुक में मतलब दी रहती हैं और एग्ज़ाम्स में पूछी भी जा सकती हैं, वो पता होना चाहिए। क्या क्या हो सकती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़? तो इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो कोड रीयूजेबिलिटी, अभी मैं इनको एक्सप्लेन मतलब आगे जैसे जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप समझ में आ जाएंगी। कोड रीयूजेबिलिटी, डेटा हाइडिंग, और इसके बाद आ जाएगा कोड इज़ रॉबस्ट, और चलो ठीक है, अभी इतनी देखते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें कोड रीयूजेबिलिटी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। उनमें हम लोग डेटा को हाइड कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कह लो कि डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, और जो उसमें कोड होता है दैट कोड इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग, कि वो जो कोड है वो रॉबस्ट होता है, यानी कि उसमें मतलब जो भी उससे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया उस सॉफ्टवेयर को पेनिट्रेट कर पाना या उसमें घुस पाना, दैट इज़ नॉट सो ईजी कि मैं उस सॉफ्टवेयर को पेनिट्रेट करके उसके बैकएंड में चला गया, छेड़छाड़ कर दी, दैट इज़ नॉट सो ईजी। ठीक है, कि ये हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है क्रैक हैक करना इस टाइप इससे बनाए गए सॉफ्टवेयर्स को। तो अभी ये कोड रीयूजेबिलिटी क्या है, डेटा हाइडिंग क्या है, ये सब अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है या ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं इनके कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन पे ये लैंग्वेजेस काम करती हैं, एंड दे आर, हम लोगों को 4 ही पढ़ने, और वो हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्या है अभी हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। जो डेटा हाइडिंग वाली बात मैंने कही थी दैट वाज मेनली अबाउट डेटा को सिक्योर रखना। तो ये जो है डेटा की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल क्या? दीज हेल्प इन सिक्योरिंग द डेटा। और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? विल स्टडी अबाउट इट विद इन अ वाइल। ठीक है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले ये जान लिया हम लोगों ने कि ये जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है और ये जो है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का आगे हम लोगों को जो मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग है वो तो पूरा इसी पे बेस्ड है। पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट है, वो तो आगे समझ में आ ही जाएगा। इनहेरिटेंस शायद 10th में नहीं है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, कर लेंगे अगर होगा तो चलो बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसी गाड़ी का, गाड़ी बोले तो कार हम लोगों को पता है कैसे चलाना है। हम लोगों को ये पता है कि भैया उसमें स्टीयरिंग होती है, उसमें क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है। तो स्टीयरिंग अगर घुमाएंगे तो गाड़ी टर्न लेगी, एक्सीलेटर दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक दबाएंगे तो रुक जाएगी, क्लच दबाएंगे मतलब क्लच दबा के गियर डालना होता है, वगैरह वगैरह। इस टाइप कुछ चीज़ें हैं जो कि गाड़ी में होती हैं। लेकिन ये बात सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच इनकी इंटरनल फंक्शनिंग क्या होती है? क्लच अंदर कैसे काम करता है, गाड़ी के अंदर में क्लच का क्या काम होता है, ऑल ऑफ दिस, इस ऐसी नॉलेज किसी को है? मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 90% लोगों को तो नहीं होती है।
जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको अगर छोड़ दिया है तो भैया 90% से ज़्यादा लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती कि क्लच कैसे काम करता है, आखिरकार ब्रेक दबाने से कैसे गाड़ी रुक जाती है। वो अलग बात है, 9th क्लास की फिजिक्स में हाइड्रोलिक्स ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर भी ये अच्छे से इसकी फंक्शनिंग वगैरह बहुत लोगों को नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि कंपनी वाले ऐसे ही तो चाहते हैं। ये था एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल को इसमें कोट करने की कोशिश करें कि कंप्यूटर्स में क्या होता है, तो यही सेम चीज़ कंप्यूटर्स में भी होती है। कैसे होती है? चलो, जैसे कोई प्रोग्राम बना, ये कोई प्रोग्राम बना, तो इसमें जो है यूज़र प्रोग्राम को चला रहा है। सपोज कर लो पबजी है, सपोज कर लो कि पबजी है, तो यूज़र जो पबजी को चला रहा है उसको खेलना आता है, उसको ये पता है कि भैया ये मेरे पास कंट्रोल्स हैं, इसको आगे करूँगा तो बंदा आगे दौड़ेगा, पीछे करूँगा तो पीछे, ऐसे ऐसे। ये गोली का बटन है, अगर मैं गोली दबाऊँगा तो बंदे को गोली मतलब गोली चलने लगेगी। ये नीचे क्या क्या बना रहता है कि इधर कितनी हेल्थ है, इधर कौन सी गन है, इधर दूसरी गन है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है, हमें ये तो पता है कि ये यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि बैक एंड में ये काम कैसे करता है? इसको ऐसे घुमाने पे प्लेयर क्यों घूमता है, इसको दबाने पे गोली क्यों चलती है? क्या ये सब हमें पता है? नहीं पता। क्योंकि कंपनी वाले यही तो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये लोगों को पता चल जाए ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो सबको ही घर पे बैठ के गेम ही बना देगा, ठीक है? मतलब जिसको भी प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज हो तो बैठ के गेम बना देगा ना। तो इसीलिए ताकि हम लोग इसमें कोई भी एप्लीकेशन है उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसके कोड तक पहुंच के, मतलब हम लोग ये सब ना कर पाए। सिंपली ऐसा समझ लो कि उन्होंने जानबूझ के बैकग्राउंड में, मतलब ये जो भी उन्होंने प्रोग्रामिंग की, जो भी ये पूरा कोड है, उन्होंने इसको एक तरीके से इनएक्सेसिबल बना दिया कि इस कोड को लोग एक्सेस ना कर पाएँ। एक्सेस कर लेंगे तो वो तो एक तरीके से उनका प्रोग्राम कॉपी कर लेंगे ना। तो ताकि लोग उस कोड को एक्सेस ही ना कर पाएँ, इसलिए उन्होंने एक तरीके से डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर दिया। या कह लो जो बैकग्राउंड में जो भी उनका चल रहा था, बैकएंड पे जो भी उन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखी थी, जैसे भी प्रोग्राम रन हो रहा था, उस सबको उन्होंने हाइड कर दिया। पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को उसकी नॉलेज ही नहीं है। जैसे कि गाड़ी में कॉमन पब्लिक को नॉलेज नहीं है कि एबी एक्सीलेटर, ब्रेक क्लच वगैरह कैसे काम करते हैं। ऑल्दो अगर इंसान चाहे तो एक्सीलेटर, ब्रेक क्लच के बारे में तो पता कर सकता है। ये एक मिलता जुलता एग्जाम्पल था, एग्जैक्टली सेम वैसा एग्जाम्पल नहीं था, ठीक है ना। तो बंदा जो है वो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच की वर्किंग के बारे में तो जान सकता है, लेकिन इनके मतलब जो भी उन्होंने कोड लिखा है पबजी वालों ने, उस कोड तक पेनिट्रेट करके उस कोड को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल्दो वो एबीसी की वर्किंग के बारे में जान सकता है, लेकिन पबजी के कोड को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि उसमें हम लोगों को जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो भैया जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट कह लो या नेसेसरी कह लो, जो भी वैसी इन्फॉर्मेशन है यूज़र को सिर्फ वो मिले जो यूज़र के मतलब का नहीं है, और वो कंपनी की कुछ हद तक प्राइवेसी पॉलिसी को या व्हाट्सोएवर, उसको अगर कहीं से भी वो वायलेट करता है तो वो उसको ना पता चले, कि कंपनी को कहीं से भी वो हार्म करे, उस टाइप की नॉलेज यूज़र को ना पता चले। सो फॉर दिस वी कैन यूज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि रेलेवेंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यूज़र को पता चले एंड द रेस्ट यूज़र से छिपा रहे, ठीक है। अगर बुक में डेफिनेशन जो लिखी उसकी बात करें तो लिखा हुआ है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, द सेम थिंग विच वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट नाउ, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शनों के इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करें, तो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर वेरी मच सिमिलर, तो इनमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसको भी किसी एग्जांपल से समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, तो चलो एग्जांपल छोड़ो, पहले डेफिनेशन से ही बात कर लेते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, तो कैप्सूल क्या होती है? जो हम लोग खाया करते हैं घर में, दवाई जैसी लगती है, कैप्सूल इतनी बड़ी होती है, कुछ नहीं ऐसी तो नहीं होती वैसे, एक ऐसा ओवल सा सिलेंड्रिकल होती है एक शेप में, ऐसी दवाई जैसी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सम कैप्सूल, ये होती कैप्सूल। तो इनकैप्सुलेशन इज समव्हाट लाइक दिस। कैसे? इस कैप्सूल में एक नहीं, मान लो इस कैप्सूल में बहुत सारी दवाइयाँ भरी हैं। इस कैप्सूल का कंपोजिशन है 10% एक्स दवाई है, 5% वाई है, 68% जेड है, और बाकी बची कुछ ही है, ठीक है। अगर ऐसा है
तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये जो x दवाई है, ये y दवाई है, ये जो z दवाई है, 78 17% इसमें w कंपोनेंट है मान लो, ठीक है। अब हो गया 100, हाँ अब हो गया 100, ठीक है। अब इसमें ऐसा दिया हुआ है, सपोज कर लो, तो x y z और w ये चारों कंपोनेंट को हम लोगों ने एक कैप्सूल के अंदर पैक कर दिया। एक अकेले कैप्सूल में हम लोगों ने x भी भर दिया, y भी भर दिया, z भी भर दिया, w भी भर दिया, चारों कंपोनेंट एक साथ हम लोगों ने सिंगल यूनिट में पैक कर दिए। यही कहलाता है एनकैप्सुलेशन। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो भैया डेफिनेशन है रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी इसका साथ ही साथ ऐसा एक डायग्राम अगर बनाते चलें तो रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट as a unit that they can be used together in a specific operation is known as encapsulation। यानी कि एक डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में पैक कर देना, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डेटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट बना के पैक कर देना, सो दैट उनको हम लोग एक साथ जहां चाहें वहां यूज कर सकें। दिस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो अब अगर देखा जाए कि ये इसको सिंगल यूनिट में पैक करना इसकी सिक्योरिटी को कैसे हेल्प करता है, तो ऐसे समझ लो डेटा और फंक्शन सिंगल एंटिटी बन गए। अब मैं किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम के एरिया से, जैसे मान लो ये मेरा कोई और हिस्सा है प्रोग्राम का, कह लेते कोई एक्स्ट्रा मतलब उसी प्रोग्राम का या किसी और प्रोग्राम का कोई और हिस्सा है, एरिया ऑफ प्रोग्राम, एक्सटर्नल एरिया ऑफ दैट प्रोग्राम, एक्सटर्नल एरिया ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब मान लो मैं एक्सेस करना चाहता हूं इस डेटा को किसी एक्सटर्नल एरिया, जैसे मैंने पहले कह दिया था कि एक ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट का फंक्शन, देखो अभी इनहेरिटेंस में हम लोग, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन में हम लोगों ने यही बात की थी ना कि एक का डेटा एक का फंक्शन, इसका डेटा एंड फंक्शन, और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2। इसके डेटा से मतलब इसके फंक्शन से मैं इसका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, इसके फंक्शन से मैं इसका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। कर क्या सकता हूं मैं कि इसी फंक्शन से इस स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब क्योंकि ये फंक्शन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है ना, ये फंक्शन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये फंक्शन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो अगर मेरे को कहीं इस डेटा को यूज करना है तो मेरे को इस फंक्शन को काम में लेना पड़ेगा। तो अब मैंने इनको एज अ सिंगल एंटिटी अगर पैक कर दिया है और मैं इसको यूज करना चाहता हूं इस डेटा को, तो मेरे को इस फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल सा ये कह सकता हूं कि भैया एक्सटर्नल एरिया ऑफ प्रोग्राम में मैं डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस डेटा को मैं फंक्शंस के थ्रू एक्सटर्नल एरिया ऑफ प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं। क्या कहा मैंने, देखो अब सिर्फ इतनी सी बात करें तो भैया डेटा को कहीं और हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डेटा को कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते, सही बात। लेकिन इस डेटा को इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं इस डेटा को कहीं एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरे को ये डेटा एक्सेस करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि क्या कर सकता हूं मैं इस डेटा को एक्सेस करने के लिए ये फंक्शन एक्सेस कर सकता हूं, मतलब ये डेटा एक्सेस करने के लिए इस फंक्शन की हेल्प लेके मैंने ये डेटा यहाँ एक्सेस करा दिया। अब अगर एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों की साथ में बात करी जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डेटा है इसको ये फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, ये जो डेटा है इसको ये फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो डेटा है इसको ये फंक्शन एक्सेस कर सकता है, और ये जो डेटा है ये इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट के हैं, ठीक है, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट के, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट के हैं। अब अगर मेरे को ये डेटा इस प्रोग्राम के किसी और सेगमेंट में यूज़ करना है, ये वाला डेटा, तो उसके लिए मेरे को इस फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं इस फंक्शन के थ्रू इस डेटा को इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। सेम वे अगर मेरे को ये वाला डेटा यूज़ करना है तो मैं इस वाले फंक्शन के थ्रू इस वाले डेटा को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ किसी और सेगमेंट में। अब इसमें बहुत गुचड़ माचड़ हो गया है, बट आई होप कि इनकैप्सुलेशन वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? रैपिंग द डेटा एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल यूनिट दैट दे कैन बी यूज्ड इन स्पेसिफिक ऑपरेशंस, ठीक, फाइन। ये हो गया हमारा एनकैप्सुलेशन। अब अगर हम लोग बात करें कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो
इनहेरिटेंस, हम लोगों ने, मैंने भी क्या कहा था कि इनहेरिटेंस इज यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। कैसे? अब मान लो कि मेरे पास एक कोई क्लास है, क्लास 1, या चलो क्लास का नाम दे दिया मेंसुरेशन, क्योंकि मैं मतलब जो बुक मेरे सामने रखी है उसमें यही एग्जांपल दिया और ये एग्जांपल मेरे को अच्छा लगा। एक कोई क्लास है मेंसुरेशन, ठीक है, ये कोई क्लास है मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें क्या है मेरे पास, इसमें मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के इंटीजर है। इंटीजर क्या है? इंटीजर एक तरीके का, अभी के लिए इतना समझ लो कि इंटीजर जो है वेरिएबल्स हैं, बस इतना समझ लो, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। इंटीजर एक तरीके का वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल क्या होता है, मैथ्स में होता है ना हमारे पास एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू मतलब बदलती रहती है। किसी क्वेश्चन में एक्स 40 है, दूसरे क्वेश्चन में एक्स 80 हो गया, किसी में एक्स 200 हो गया, किसी में एक्स माइनस हो गया, ठीक है ना। तो एक्स एक वेरिएबल है। उसी तरीके से इसमें मान लो इंट एक्स एक ले रखा है मैंने 80, तो इसका मतलब है कि x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है ना। अभी इनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें एक, अब x की जगह मैं लेता हूँ इंट l इंट b इज इक्वल टू 90 इंट h इज इक्वल टू 100। अब ये क्या है मेरे पास? 3 अलग अलग चीज़ें। तो भैया ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं मेरे पास। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट। तो मेरे पास इस क्लास में 3 चीज़ें हैं। इंट L इज इक्वल टू 80, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 90, हाइट इज इक्वल टू 100। अच्छा, अब मेरे पास मान लो 2 और क्लासेस बना ली मैंने। किस लिए बना ली? सपोज मेरे को अब भाई निकालना है, एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। मान लो मैंने कंसीडर किया कि इस लेंथ और ब्रेड्थ का मेरे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर है। क्या है? इसी लेंथ और ब्रेड्थ का मेरे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यही चीज़ दोबारा लिखूँ, क्लास एरिया, और इस एरिया नाम की क्लास में, अरे यार, एक मैं दोबारा क्लास ले लेता हूँ, क्लास एरिया, और इस एरिया नाम की क्लास में मैं दोबारा दूँ इंट L इज इक्वल टू 80 और इंट B इज इक्वल टू 90, और फिर मैं इसका एरिया निकालूं जैसे भी निकालते हैं। और अब मान लो मेरे को इसी सेम फिगर का मेरे को वॉल्यूम भी निकालना है। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा? दोबारा करूँ मैं क्लास वॉल्यूम, फिर इसमें अंदर मैंने दिया इंट L इज इक्वल टू 80, इंट B इज इक्वल टू 90, इंट H इज इक्वल टू 100, एंड आफ्टर दिस वॉल्यूम निकालने के लिए जो भी कोड हो वो लिखूं, फिर बंद करूं। तो ये मेरा डबल काम हो गया कि यहाँ पर इस क्लास में ऑलरेडी मेरे पास 80, 90, 100 था। अब यही सेम वैल्यूज़ अगर लेंथ और ब्रेड्थ से, यही सेम वैल्यूज़ का मेरे को लेंथ और ब्रेड्थ से ये निकालना था एरिया, और LBH तीनों को यूज़ करके मेरे को वॉल्यूम निकालना था। तो मैंने क्या किया? मैंने भैया पूरा कोड दोबारा लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इनहेरिटेंस का यही मतलब होता है। जैसे बायो में इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल जो होता है, या जो भी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़, हेरिडिटी मटेरियल, वो सारा चाइल्ड में या डॉटर में, मतलब समझ रहे हो ना, कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र हो, उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। कि मैंने या इन सेल्स ने अपने पेरेंट सेल से जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट किया। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इस केस में हम लोग अगर इसको पेरेंट क्लास बना दें, मतलब इसको हम लोग बना दें, ये हमारी बन गई पेरेंट। अगर ये पेरेंट बन जाती है, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस, और मैं इन दोनों को चाइल्ड बना दूं, सपोज कर लो ये दोनों चाइल्ड, या कह दो जैसे उसमें डॉटर सेल थे तो इनको मैं डॉटर बना दूं। ओके, ये भी डॉटर और ये भी डॉटर, इनको अगर मैं डॉटर बना दूं, वो पेरेंट और ये डॉटर। अब इस केस में क्या होगा कि मैं पेरेंट से प्रॉपर्टीज, जैसे उसमें DNA इनहेरिट होता था, इसमें मैं पेरेंट से पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता हूँ। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। सपोज कर लो ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है। तो मैं ये LBH वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ये पेरेंट से इस पेरेंट वाली क्लास से इन चाइल्ड वाली क्लासेस में इनहेरिट कर सकता हूँ। तो सपोज कर लो मैंने यहाँ भी इनहेरिट कर दिया, यहाँ भी इनहेरिट कर दिया, इस चीज़ को LBH को मैंने यहाँ भी इनहेरिट कर दिया, यहाँ भी इनहेरिट कर दिया।
ये चाइल्ड क्लास है या कह लो डॉटर क्लास है, अभी के लिए डॉटर क्लास मान लो, ठीक। तो अब क्या होगा, मेरे को ये एल लिखने की ज़रूरत नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा मैं एरिया वाला प्रोग्राम बना दूंगा, सिर्फ सीधा सीधा एरिया वाला कोड लिख दूंगा। इस वाले केस में मेरे को एल लिखने की ज़रूरत नहीं, बी लिखने की ज़रूरत नहीं, एच लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा मैं वॉल्यूम वाला कोड बना दूंगा। लो, हो गई ना कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब इसी कोड को मैंने दोबारा यूज़ कर लिया, रीयूज़ कर लिया, ठीक है। कोड रीयूजेबिलिटी हो गई। इससे क्या हो, मेरे को कम कोड लिखना पड़ा, दोबारा यही लाइनें नहीं लिखनी पड़ी। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस जो हम लोगों ने अभी बात की, इस इनहेरिटेंस में जो हमारे पास क्लासेस थी, जिनको अभी अभी मैंने पेरेंट और डॉटर क्लास बोला, पेरेंट क्लास बोला और एक को डॉटर क्लास बोला। पेरेंट क्लास वो क्लास जिससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी हो, और डॉटर क्लास वो क्लास जिसमें प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी हो, मतलब इससे इनहेरिट करनी है और इसमें देनी है, ठीक है। पेरेंट क्लास वो क्लास जिससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी हो, डॉटर क्लास वो क्लास जिसमें वो प्रॉपर्टीज देनी हो, ठीक है। तो मैंने भी पेरेंट और डॉटर बोला, ये बायोलॉजी वाला लिया क्योंकि हम लोग पेरेंट सेल और डॉटर सेल बोलते हैं। लेकिन इस क्लास को एग्जैक्टली हम लोग डॉटर क्लास नहीं कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको यार हम लोग, मतलब इसके 3-4 नाम हैं। जैसे मान लो इसकी कुछ नामों की अगर बात करें तो इसका हमारे पास नाम है डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास नाम है, सब क्लास नाम है, सब क्लास नाम है, यहाँ तक कि इसका नाम टारगेट भी है, ठीक है, इसका टारगेट भी नाम है। और जो पेरेंट क्लास जिसको मैंने कहा, इसका नाम है सुपर क्लास। क्या क्या नाम है, सुपर क्लास और बेस क्लास। मतलब इसको मैं सुपर क्लास भी कह सकता हूँ, पेरेंट क्लास को मैं सुपर क्लास भी कह सकता हूँ, बेस क्लास भी कह सकता हूँ, और जो डॉटर क्लास थी या जो चाइल्ड क्लास थी उसको मैं डिराइव्ड सब क्लास या टारगेट क्लास कहता हूँ। मतलब इनका जो नाम है, इनका नाम पेरेंट और डॉटर नहीं होता है, इंस्टेड इनका नाम जो है सुपर क्लास बेस क्लास होता है, और इसका नाम डिराइव्ड सब क्लास या टारगेट क्लास होता है, ठीक है। ओके, तो दिस वॉज अबाउट इनहेरिटेंस। एंड फाइनली अब हम लोग बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? तो यार पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक वर्ड ले लिया सेल। सेल का क्या मतलब होता बता दो कोई मुझे, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि सेल का फिजिक्स में मतलब अलग होता है, बायो में मतलब अलग होता है, और मान लो कि सिविक्स में मतलब अलग होता है, सिविक्स पॉलिटिक्स या जनरल साइंस कह लो, उसमें मतलब अलग होता है। क्यों? बायोलॉजी में हमारा फिजिक्स में हमारा ये सेल बन जाता है कुछ ऐसा, बन जाता नहीं बन जाता, बात कर रखी इसके बारे में कि इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो फिजिक्स वाला सेल हमारा कुछ ऐसा होता है, एवर रेडी, ड्यूरा सेल वगैरह। बायो में हमारा सेल कैसा होता है? बायो में हमारा सेल कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है, वो है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वगैरह वगैरह। और सिविक्स में हमारा सेल क्या होता है भैया? सिविक्स में हमारा सेल होता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेल। सेल एक तरीके से ऐसा समझ लो कि एक रूम, एग्जामिनेशन सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल, यानी कि एक अलग से छोटा सा रूम टाइप का, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल सेल। तो ये हमारे पास भैया सेल्स की अलग अलग डेफिनेशन हो गई। ये कुछ अजीब सा लग रहा है यार, आई थिंक ये छूट रहा है इसमें, अब ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सेल्स की अलग अलग डेफिनेशन हो गई। यही चीज़ होता है पॉलीमॉर्फिज्म में भैया। पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास जो डेफिनेशन होती है, दैट सेज एन ऑब्जेक्ट में इंक्लूड अ फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस, ठीक है। ये बेसिक बात। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? यूजिंग अ सिंगल फंक्शन टू कैरी आउट मल्टीपल टास्क इज सेड पॉलीमॉर्फिज्म। यूजिंग अ सिंगल फंक्शन to carry out multiple tasks is known as polymorphism। जैसे यहाँ पर using a single word for different meanings is known as polymorphism कह लो, ठीक है। polymorphism अभी हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे फंक्शन ओवरलोडिंग नाम का एक चैप्टर आएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस में फंक्शन ओवरलोडिंग, क्लास 10th में। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आराम से, बहुत इजी चैप्टर, समझ में आ जाएगा। वहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म की असली मीनिंग समझ में आएगी। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, सपोज कर लो मैंने एक ले लिया फंक्शन एरिया। इस एक एरिया फंक्शन से मैं क्या क्या कर सकता हूँ? इससे मान लो मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, इसी से मैं एक स्क्वायर का एरिया निकाल सकता हूँ, इसी से मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, इसी से मैं एक
सिलेंडर का एरिया निकाल सकता हूँ। मतलब डिपेंडिंग अपॉन माय रिक्वायरमेंट मैं इस अकेले एक एरिया नाम के फंक्शन से, यूजुअली क्या होता है एक फंक्शन को हम लोग एक ही काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या स्टार्टिंग में हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक फंक्शन एक ही काम के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन जब हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि भैया ये जो एक फंक्शन है, दिस फंक्शन दिस सेम नेम कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टास्क एज वेल, और यही कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, इनहेरिटेंस के बारे में बात तो कर ली, उसकी डेफिनेशन छूट गई थी। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या कहलाती, मतलब क्या होती है कि इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वन क्लास एक्वायर्स द फीचर्स फ्रॉम अनदर क्लास। बस कि एक क्लास से फीचर्स दूसरी क्लास ने ले लिए। अब क्वेश्चन बताओ, इस क्लास का नाम क्या क्या हो सकता है? इस क्लास का जिसने फीचर दिए उसका नाम सुपर क्लास हो सकता है, या फिर बेस क्लास हो सकता है। जिसने फीचर्स लिए, ये हैंड राइटिंग मत जाना, अभी तेज़ लिख रहा हूँ तो बहुत गंदी हो गई, ठीक है ना। इसका नाम डिराइव्ड क्लास हो सकता है, डिराइव्ड क्लास हो सकता है, सब क्लास हो सकता है, एंड इवन टारगेट क्लास भी, या सिर्फ टारगेट कह लो, टारगेट भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट। ज़रा हम लोग इसके बारे में, जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात कर लें तो भैया पहली चीज़ कि हमें कम कोड लिखना पड़ता है, या कह लो अलाउज लेस टाइम इन राइटिंग अ प्रोग्राम, क्योंकि हमें कम कोड लिखना पड़ता है तो कम टाइम लगता है। जैसा मैंने दिखाई दिया कि उधर ऊपर में 2 लाइनें कम लिखनी पड़ी, 3 लाइनें कम लिखनी पड़ी। जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो 150, 200 लाइनें, हज़ारों लाइनें कम लिखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। टेक्स लेस मेमोरी स्पेस फॉर स्टोरेज, क्योंकि भैया एक क्लास मैंने बनाई, ठीक है, और ये दूसरी क्लास बनाई, इसमें मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वो 4 वेरिएबल्स स्पेस लेंगे। इसमें मैंने 4 किए, ये 4 स्पेस लेंगे। इसमें मैंने 4 किए, ये 4 भी स्पेस लेंगे। तो टोटल मान लो अगर एक वेरिएबल 10 स्पेस लेता है, यूनिट छोड़ दो, एक वेरिएबल 10 स्पेस लेता है, तो 4 4 4 12 वेरिएबल 120 स्पेस लेंगे, है ना। और यहीं सॉरी, अरे हाँ सही तो है, अगर एक वेरिएबल 10 स्पेस लेता है तो 12 वेरिएबल भी, इस 12 वेरिएबल 120 स्पेस लेंगे। और यहीं अगर मैं इस क्लास को इन क्लासेस में इनहेरिट कर दूं तो क्या होगा, यही सेम 4 वेरिएबल जिनकी ज़रूरत ऊपर थी, LBH, जैसे हम लोगों ने अभी LBH की बात की, वही LB वहाँ लगना था, वही LBH वहाँ भी लगना था, ठीक है। वही सेम LB हमारा एरिया में लगना था, वही सेम LBH हमारा फंक्शन वॉल्यूम में लगना था। तो यही 4 मैंने यहाँ भी यूज़ कर दी, यही 4 मैंने यहाँ भी यूज़ कर दिए। वहाँ पर 3 वाली बात थी, यहाँ पर 4 4 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझो, ठीक है ना। उस केस में हम लोगों ने 3 लिए थे, एक में 2 एक में 3 दिए थे, इसमें 4 लिए, दोनों में 4 4 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ 40 स्पेस खर्च होगा। अब बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा है, एक में 120 स्पेस खर्च हो रहा था, एक में 40 स्पेस खर्च हो रहा है। तो ऑब्वियसली 40 स्पेस खर्च करने वाला ज़्यादा अच्छा है ना, कि कम स्पेस में हमारा सारा काम हो रहा है। और अगला है इनेबल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर, ठीक है, कि प्रोग्राम भी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेरिएबल नहीं, ज़्यादा स्टोरेज नहीं ले रहा, दैट्स इट। तो ये हमारा ख़त्म होता है रिवीजन ऑफ क्लास 9th सिलेबस की पहली यूनिट, जिसमें हम लोगों ने बात करी ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऊप्स के जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो 4 प्रिंसिपल्स अभी हम लोगों ने बात किए, उनमें से एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कैसे सिक्योरिटी पर्पस में हेल्प करते हैं, और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे डेटा रीयूजेबिलिटी में हेल्प करते हैं। So, saying that, on that note, let us wrap it up here. So, goodbye, take care, thank you, have a nice day, and keep learning.